अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान विद अब्दुल्ला एंड हुमा। हुमा वुड बी ज्वाइनिंग अस इन अ फ्यू सेकंड्स, इन अ फ्यू मिनट्स, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करना चाहते थे। दोनों ही हुमा भी आके अपनी राय का इजहार करेंगी, लेकिन आज वो दिन है जब जज्बात के इजहार के लिए हमें अल्फाज, एटलीस्ट मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, मुझे अल्फाज मैसर नहीं हैं। लाहौर में गुज्जरपुरा के करीब जो वाक़या हुआ है, ना हमने इससे पहले कभी सोचा था कि इस तरह के मकाम पर ये हौलनाकी पेश आ सकती है और होपफुली ना ऐसा कभी दोबारा हो। लेकिन सवाल बहुत से हैं। सवाल ये है कि अगर वो स्ट्रेच मोटरवे का आवाम के इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया तो उसे क्यों ऐसे छोड़ दिया गया कि उस पर किसी की पेट्रोलिंग नहीं है, उस पर किसी की जिम्मेदारी नहीं लगाई गई। यहाँ क्या हालात बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं कि एक स्ट्रेच आपने आवाम के लिए इस्तेमाल के लिए तो खोल दिया, लेकिन वहाँ पर आपने किसी को डिप्यूट नहीं किया। ये बहुत से सवालात हैं जो इस सारे वाक़े से जाकर जुड़ते हैं, जिसकी जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि ये वो वाक़या हुआ है कि अगर आप अपने आप को इस जगह पर रख के सोचें तो आप यकीन मानिए 3 दिन के लिए शायद आपको रात को नींद ना आए या इससे भी ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से एक औरत को उसके बच्चों के सामने मुतअद्दिद बार ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये है वो मकाम जहां पर एक खातून, जिसका महज कसूर ये था कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए लाहौर आई, वापस जा रही थी अपने घर अपने बच्चों के हमरा, उसकी गाड़ी खराब हो गई और उसमें पेट्रोल खत्म हो गया। उसने मदद के लिए टेलीफोन किया, वहां से जवाब मिला कि ये इलाका हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये हमारी बीट नहीं है। एक खातून जिसकी कंडीशन आप सोचें कि वो अपने बच्चों के साथ अकेली मौजूद है, जिसके इर्द गिर्द मशकूक लोग उसकी गाड़ी का मुहासरा किए बैठे हैं, आप उसको ये जवाब दे दें कि ये इलाका हमारी बीट में नहीं आता, इसका क्या जवाब हो सकता है? इस पे गम गुस्सा भी है जो आवाम में भी पाया जा रहा है और इस पे आवाम जवाब भी मांग रहे हैं। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? चाहे 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला हो या 14 साल के लड़के के साथ रेप के बाद उसे कत्ल कर देने का मामला हो या फिर अब इस खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का मामला हो, ये नासूर हमारे माशरे से कैसे खत्म होगा? फिर लोग, आपको पता है, सोशल मीडिया पर पब्लिकली ट्रेंड कर रहा है, पब्लिक हैंगिंग की जाए इन लोगों की, इनको वाकई निशाने इबरत बनाया जाए, इन्हें सिर्फ सजाए मौत ना दी जाए। इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाने वाले लोग एक दफा सोचें कि आप अगर इस जगह होते तो क्या करते, और क्या वाकई आप ये मुतालबा ना कर रहे होते कि इन लोगों को सड़कों पर, चौक चौराहों पर लटकाया जाए ताकि लोगों को इबरत हो? सोचें इस बारे में। अस्सलामुअलैकुम, एंड आई एम सॉरी आई एम अ लिटिल लेट, लेकिन मैं सुन रही थी कि आपने वो मोटरवे पे जो वाक़या हुआ है कल, जो हादसा हुआ है रादर, उसके बारे में ठीक ठाक आपने बात की है। हम आपको पूरी खबर भी बता देंगे और ऑफ कोर्स वी हैव सम गेस्ट एज वेल जिसकी हम बात करेंगे। लेकिन अब्दुल्ला, मुझे एक बात जिसका बहुत ही खौफ आया है, डर लगा है, और ऑनेस्टली फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं कि ये कोई प्री मेडिटेटेड अटैक नहीं था। ये वो 2 लोग थे, डाकू थे, जो भी थे, अभी ये तयन हो जाएगा कि वो थे कौन, जिन्होंने एक अकेले एक लड़की को देखा है, एक औरत को देखा है और उन्होंने मौके का फायदा उठाया है। यानी दे टर्न्ड रेपिस्ट, दे बिकेम रेपिस्ट आफ्टर सीइंग द अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने ये नहीं कि वो उसका पीछा कर रहे थे या उसको पहले से जानते थे या पहले से मंसूबा बनाया हुआ था, नथिंग। उन्होंने उस स्ट्रेच पे एक औरत को अकेले देखा है कि उसके साथ कोई आदमी नहीं है, कोई उसको बचाने वाला नहीं है, और उन्होंने कहा आओ जी इसके साथ ये किया जाए। तो अपॉर्चुनिटी देखते हुए दे बिकेम रेपिस्ट। एवरी थर्ड डे या मैक्सिमम हर चौथे दिन हम एक या तो बच्चे के साथ रेप की बात कर रहे होते हैं, एक बच्ची के साथ रेप की बात कर रहे होते हैं, उसके बाद कत्ल की भी बात कर रहे होते हैं, और आज हम फिर एक खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम पूरा वाक़या भी आपको बताएं कि लाहौर में मोटरवे पर खातून से होने वाली इज्तिमाई ज़्यादती ने सबको हिला कर रख दिया है और हर कोई इस दिल दहला देने वाले वाक़े पर अफसरदा है। मोटरवे पुलिस का हाल ये है कि वही रिवायती हदूद के तनाज़े में उलझी है, और अगर इस मुल्क में, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ है तो मुल्ज़िमान किसी सूरत सज़ा से बचने नहीं चाहिए। आपको बताएं कि गुजरांवाला की एक खातून लाहौर में अपनी बहन से मिलने आई, जो कि आपने भी इसकी डिटेल दी है अब्दुल्ला। बच्चे भी उनके साथ थे। वापसी पर गुजरपुरा के इलाके में खातून की कार में पेट्रोल खत्म हो गया और उन्होंने अपने अजीज को इतला दी और मदद के इंतजार में गाड़ी से उतरकर खड़ी हो गई, ऑब्वियसली थिंकिंग कि अभी मोटरवे पुलिस या कोई जो कि
वैसे तो बहुत एफिशिएंट होते हैं, हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, बट इन दिस केस नथिंग हैपेंड। Nobody was apparently deputed there. इस दौरान दो मुल्जिमान इस खातून की जानिब आए जिन्हें देखकर खातून बच्चों के साथ गाड़ी में बैठ गई। आप अपने आप को लॉक कर लेते हैं ना डर के, तो वो इन्होंने किया। जाहिर है नेचुरल रिएक्शन यही बनता था। उस वक्त वहां गाड़ी खराब थी, कुछ कर नहीं सकती थी। जब गाड़ी बंद थी तो खातून ने मोटरवे पुलिस को फोन किया। ऐसा नहीं है कि राब्ता नहीं हुआ, मगर मोटरवे पुलिस ने मुबैना तौर पर कहा कि कोई इमरजेंसी ड्यूटी पर नहीं है। ये कैसे, जब एक औरत वैसे ही आपको फोन कर रही है और आप भी तो इसी मुल्क में रहते हैं ना, जानते हैं कि इस वक्त वो कॉल कर रही है तो इमरजेंसी में होगी, सड़क पे होगी, और आगे से ये जवाब मिले कि सॉरी नोबडी ऑन ड्यूटी। He should have arranged somebody। मतलब है कि आप मामले की सेंसिटिविटी का अंदाजा लगाइए कि एक औरत आपको फोन करके कह रही है कि दो मशकूक लोग मेरी गाड़ी के गिर्द खड़े हैं और आप कह रहे हैं कोई इमरजेंसी ड्यूटी पर नहीं है। गुजरपुरा की बीट अभी किसी को अलॉट नहीं हुई है। ये भी उनको, इस खातून को ये बताया जा रहा है इस इमरजेंसी के दौरान। इस दौरान मुल्जिमान ने खातून को शीशे खोलने के लिए कहा। जब खातून ने शीशे ना खोले तो डाकुओं ने शीशे तोड़कर गन पॉइंट पर उसको गाड़ी से उतार कर करीबी खेतों में ले जाकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। जब खातून की हालत खराब हो गई तो उसे छोड़कर वो फरार हो गए। डाकू खातून से 1 लाख नकदी, 2 तोले तलाई जेवरात, 1 अदद ब्रेसलेट, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड और 3 ATM कार्ड्स लेकर भाग गए। और आपको बताएं कि बाद में वाकये की इतला मिलने पर फोरेंसिक और पुलिस की भारी नफरी, ऑफ कोर्स उस वक्त तो पहुंची जाना था, मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने खातून के रिश्तेदार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके सेफ सिटी के कैमरास की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। अभी तो शुरू की गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि तर्जुमान मोटरवे पुलिस अब तक इस मौकफ पर अड़े हुए हैं कि खातून के साथ पेश आने वाला वाकया मोटरवे पुलिस की हदूद में नहीं आता। और अब कहा जा रहा है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाकये का नोटिस लेते हुए IG पंजाब जो नए अभी लगे हैं उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है, लेकिन ये काफी नहीं। मुल्जिमान जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में आने चाहिए। और आखिरी इतला आने तक पुलिस ने 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया था। समझ नहीं आ रहा कि वैसे जब हर तीसरे दिन या हर चौथे महीने एक IG भी तब्दील होगा तो इंतजामी मामलात कैसे चलेंगे, ये भी अहम सवाल है। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद फराज जो कि उस जगह पे मौजूद हैं जहां ये हादसा पेश आया है, उनसे बात कर लेते हैं। अहमद फराज, सबसे पहले जो दिमाग में सवाल ये आता है, ये जो स्ट्रेच है मोटरवे का, कैसे कहा जा सकता है कि जी ये हमारी हदूद में नहीं आता, तो ये किसकी हदूद में आता है? अब तक तो आपने ये पता करवा ही लिया होगा, और अगर ये नया स्ट्रेच है तो कैसे खोल दिया जब कोई पुलिस नहीं है इधर? देखिए हुमा, ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जो मोटरवे है, अभी भी आप देख सकते हैं ये गाड़ियां गुजर रही हैं। तो ये मोटरवे वाले किस तरह इसको जुटला सकते हैं कि ये उनकी बीट नहीं है या उनकी हदूद में नहीं आता? देखिए है तो ये मोटरवे ही ना। आप ये देख रहे हैं, ये जिस तरह यहाँ पर ये जगह साइड बैरियर्स खड़े किए हुए हैं, ये मोटरवे ही है। और यहाँ पर जो है वो जो वाक़या पेश है, अब मैं आपको वाक़े के बारे में बताता हूँ कि जिस जगह खड़ा हूँ यहीं पे वो वाक़या पेश है। और गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी थी। हुमा, ये देखे आपके जिस गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, ये उस शीशे की किरचियाँ अभी भी यहाँ पड़ी हैं। ये उस गाड़ी को ब्लैक पेपर लगा हुआ था गालबन, ये भी टूटा हुआ है। और ख़ास तौर पे ये आप जब उस डाकुओं ने जब गाड़ी का शीशा तोड़ा है तो उनके हाथ जख्मी हुए। ये देख रहे हैं आप, ये खून के धब्बे आप देख सकते हैं, ये खून के धब्बों के निशानात हैं। क्योंकि धूप है, ये अब तो सूख गए हैं, लेकिन यहाँ से खून के धब्बे वो भी आप देखे जा सकते हैं। जब उन्होंने शीशा तोड़ा है तो वो जख्मी भी हुआ है। इसके बाद जब वो उन्होंने गाड़ी से जब खातून को निकाला है, जब वो बाहर निकाल रहे थे तो यहाँ से जिस तरह ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं, यहाँ से एक गाड़ी ने गुजरते हुए 15 पे इतला की कि इस जगह पे किसी खातून के साथ दस्तदराजी हो रही है। उसके बाद पुलिस को पता चला है, 15 पे कॉल गई है। इतनी देर में वो जो थे डाकू, वो खातून को गाड़ी से निकाल कर, ये नीचे आप जंगल देख रहे हैं, ये है क्रोल जंगल और ये 40-50 फुट की गहराई है। उस खातून को बच्चों के साथ ये नीचे ले गए। अफसोस की बात यह है, ये तो कहते हैं जी मोटरवे इनकी हदूद नहीं है। यहाँ पे ये जिसने ये मोटरवे तामीर की गई है, जिन्होंने ये मोटरवे तामीर की, उन्होंने यहाँ पे फेंस भी नहीं लगाई। आप ये देख सकते हैं, फेंस वो बहुत दूर लगी हुई है। फेंस तो इसलिए लगाई जाती है कोई जंगली जानवर या इस तरह के कोई वाक़यात ना हो, डकैतियों के, डाकू ना आए, गाड़ियों को ना रोक लें या गाड़ियों के अगर रुकावटें खड़ी करके गाड़ियों को ना लूट लें। तो यहाँ पर फेंस ही नहीं लगी हुई है और ये जंगल है। जंगल में उन्होंने उस खातून को नीचे ले गए हैं, उसे रेप का निशाना बनाया। रेप का निशाना बनाने के बाद इसी दौरान क्योंकि 15 पे कॉल हुई थी और कॉल के दौरान ही डॉल्फिन एहलकार भी यहाँ पे पहुँच गए। जब वो यहाँ पे पहुँचे, रात का अंधेरा था। आपने भी कई दफ़ा मोटरवे पर सफ़र किया है, जब रात को मोटरवे से गुजर रहे होते हैं, गाड़ी बंद हो जाए तो क्या उस वक्त हाल होता है, ये सभी जानते हैं जो गुजरते हैं। जब
जब डॉल्फिन वाले यहाँ पहुँचे हैं तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। फिर उन्होंने जंगल की तरफ हवाई फायर की है। पुलिस का ये कहना है कि जंगल की तरफ उन्होंने हवाई फायर किया है, जिसके बाद उन्होंने फिर टॉर्च के साथ नीचे उन्होंने लाइट भी उन्होंने दी है। तो खातून बच्चों के साथ खड़ी थी, जबकि वो जंगल की तरफ दोनों फरार हो गए। और खातून के उसके बाद ये डॉल्फिन हेलीकॉप्टर नीचे गए हैं, बच्चों को उठा के ऊपर लेके आए हैं, खातून को ऊपर लेके आए हैं, तो उसकी हालत गैर थी। अच्छा हुमा, एक और आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से, तो ये लाहौर से, ये रिंग रोड से तकरीबन 200 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर के फासले पर है, और 2 किलोमीटर का फासला बनता है जहाँ पर ये गाड़ी खराब हुई थी। अब आप लेफ्ट साइड पर वो आबादी देख रहे होंगे, ये जो आबादी है ये है करोल गाँव। मुमकिन तौर पर पुलिस का ये कहना है कि ये जो मुल्ज़मान थे ये इसी गांव की तरफ से आए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो फेंस नहीं लगी हुई थी और वो वहीं से आए हैं। उन्होंने वहाँ से आकर जो है ये वारदात की और वारदात के बाद फरार हो गए। अच्छा मुझे बात बताइए, ये शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फोरेंसिक्स की टीमें वगैरह के निशानात में वो टेपिंग वगैरह की गई थी। कितना फासला है एग्जैक्टली यहाँ से किसी भी पुलिस थाने का, या फिर मदद को पहुंचने में कितना वक्त मैक्सिमम लगना चाहिए था? अगर खातून ने या किसी भी देखने वाले ने कॉल कर दी थी तो वो टाइम ड्यूरेशन कितना था जितने में यहां पर मदद पहुंची? और मोटरवे चूंकि बना हुआ है तो क्यों किसी की बीट नहीं अलॉट की गई थी, ये भी तो सवाल है ना। अहमद फराज हमें जायवकुआ से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ एक तरफ गांव है, दूसरी तरफ जंगल है, हम उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्चुअली सवाल है नहीं, ये सवाल जो आपका है ना, खास तौर पे क्योंकि फराज हमें बता भी रहे हैं कि ये रिंग रोड से 200 मीटर्स ओनली, विच इज नॉट, विच इज लाहौर एक्चुअली, विच इज इनसाइड लाहौर। ये जो लाहौर से वाकिफ नहीं है या पंजाब से वाकिफ नहीं, उनको ये शायद नहीं पता कि ये कोई बहुत दूर दराज के इलाके नहीं है। दिस इज रियली इन द सिटी। जिस तरह गाँव इर्द गिर्द के दिखा भी रहे हैं, अब ऑलमोस्ट कभी भी नहीं होता कि आप बिल्कुल ही अकेले हो मोटरवे पे। इट इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। तो लिहाजा इस औरत को फिर किसी ने जाते हुए उसको ले जाते हुए देख भी लिया। उस बंदे ने जिसने हेल्प के लिए कॉल की होगी उसकी कॉल आई गेस सुनी गई है। बट मेरा सवाल ये है कि इस स्ट्रेच पे कोई तैनात क्यों नहीं हुआ था? क्यों किसी की बीट नहीं थी? जब ये मौके अख्तियार किया जा रहा है कि किसी की बीट नहीं है, तो आपने कैसे एक इलाका बगैर पेट्रोलिंग पुलिस के छोड़ दिया? डॉल्फिन आ गई थी, उनकी जिम्मेदारी उस फोर्स को बनाया इसलिए गया है। लेकिन जिस जो मोटरवे है उसके अपने एहलकार किधर है? उनकी अपनी पुलिस होनी चाहिए थी उधर। इवन रिंग रोड के भी हुमा, आपको पता है कि अपनी वहां पे पुलिसिंग होती है, हर वक्त मौजूद होती है। माशाल्लाह, आप थोड़ी सी ओवर स्पीडिंग कर लें तो पीछे से दौड़ते हुए कोई आ जाता है। कैन आई जस्ट ऐड, एज अ वुमन, कितनी बार मैंने अकेले मोटरवे पे ड्राइव किया है। लाहौर इस्लामाबाद स्ट्रेच इतना लंबा नहीं है, आप कर लेते हैं दिन में, अगर आप कर रहे हो तो आप कर भी लेते हैं। अच्छा, ये वो स्ट्रेच नहीं है, ये दूसरा स्ट्रेच है। वो नहीं है, लेकिन मोटरवे से फिर भी आपको एक अब आदत सी हो गई है कि आप यू कैन फील सेफ ऑन द मोटरवे, यही मैं कह रही हूँ। और उसमें से फील सेफ करने का बहुत बड़ा हाथ मोटरवे पुलिस का ही है। अच्छा देखिए, दे आर द वंस हु हैव इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस इन द वुमेन कि वो अकेले गाड़ी लेके जा सकती हैं, अपनी ड्यूटी बड़े जबरदस्त तरीके से सरअंजाम देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तो उनको ये स्ट्रेच किसी ने अलॉट ही नहीं किया, यानी कि उनकी जिम्मेदारी में नहीं दिया, तो किसने नहीं दिया, इस पे जरूर तहकीकात होनी चाहिए, इस पे जरूर जवाबदेही होनी चाहिए कि ये इलाका मोटरवे अगर है तो अभी तक मोटरवे पुलिस को क्यों नहीं बताया गया, या उनको क्यों नहीं अलॉट किया गया, या उन्हें क्यों नहीं कहा गया कि ये आपकी बीट है, यहां पे आपने ड्यूटियां लगानी हैं, इस इलाके की सर्वेलेंस भी आपकी जिम्मेदारी है। क्लियरली इट इज मोटरवे। सो इफ इट इज मोटरवे तो क्यों किसी ने, ये किसके काम थे? क्या ये आईजी मोटरवे पुलिस का काम था? क्या ये आईजी पंजाब का काम था? क्या ये वजीर आला का काम था? ये किसका काम था कि मोटरवे पुलिस को बताता? हम आपके इंतजार में यही बात कर रहे थे कि ये आपने क्या पता करवाया या किसी से बात की कि ये जो स्ट्रेच है जिस पे कहा जा रहा है कि जी कोई तैनात नहीं था, किसी की बीट नहीं थी, कैसे हो गया कि एक इतना बड़ा स्ट्रेच मोटरवे का वहां कोई था ही नहीं? ये कुछ आपको इसकी बैकग्राउंड पता है? अहमद, अगर आपको अहमद आपको आवाज आ रही है अभी हमारी? जी जी, अगर आवाज आ रही है सवाल दोबारा करें। जी ये बताइएगा कि सवाल हमारे ये कि ये मौक़िफ़ है ना मोटरवे पुलिस का कि ये हमारी बीट नहीं थी, तो फिर ये किसकी बीट थी? हम तो ये जानना चाहते हैं कि किसकी बीट थी। अगर ये मोटरवे का स्ट्रेच ट्रैफिक के लिए खोल दिया तो ये किसकी कोताही है कि यहां पर किसी को जिम्मेदारी नहीं दी गई कि आपने यहां पर पेट्रोलिंग करनी है या ये एरिया आपके अंडर आता है? ये किसकी जिम्मेदारी? जी साथ साथ अहमद फराज, आईजी पंजाब का स्टेटमेंट क्या है इस पे? सीसीपीओ ने क्या कहा है, ये भी हमें बता दीजिए।
हाँ, ये हुमा कल जब आईजी पंजाब ने चार्ज संभाला था तो उससे सवाल जब मैंने किया था कि जी वाक़या हुआ है, तो उनका जवाब ये था कि जी अभी मुझे वाक़े का इल्म नहीं है, मैंने आज चार्ज संभाला है। ये उनका जवाब था कि उन्होंने कहा था जी मैंने तो अभी चार्ज संभाला है, मुझे वाक़े का इल्म नहीं है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि ये मोटरवे जो है जहाँ पर हम खड़े हैं, फिर ये किसके बीट में आती है? देखिए, मोटरवे जो है ये जिस जगह से गुजरती है ना, हर 3 किलोमीटर के बाद थाना चेंज होता है। यूँ यहाँ से जहाँ से गुजरिए कम से कम ये 25 थाने बनते हैं। यहाँ काला शाह काकू तक अगर देखा जाए तो 5 थाने बनते हैं, जिसके भगवानपुरा है, गुज्जरपुरा है, मनावा है। तो ये थाने बनते हैं सिर्फ इसलिए, थानों की हदूद इसलिए बनती कि यहाँ पे अगर कोई वाक़या, कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी भी किस्म का कोई मिस हैप हो तो उन्होंने सिर्फ मुकदमा दर्ज करना होता है। लेकिन यहाँ पर पेट्रोलिंग की जो ड्यूटी होती है वो मोटरवे पुलिस की होती है। देखिए, महकमा शहरात जो है, वफाकी महकमा शहरात है, उन्होंने ये रोड तो बना दी है, लेकिन देखिए अफसोसनाक वाक़या ये है, रोड बना दी, यहाँ पर किसी को तैनात भी नहीं किया ऑपरेशन के लिए, और ख़ास तौर पर नीचे फेंस भी नहीं लगाई। आप ये देख सकते हैं कि नीचे कोई फेंस नहीं है, और इसी की वजह से वो डाकू इसको क्रॉस करके ऊपर आए हैं। अहमद फराज, ये बता दीजिए, पेट्रोलिंग की ड्यूटी अगर मोटरवे पुलिस की है तो अपेरेंटली अभी तक ये हमें समझ आ रहा है कि उनको ये किसी ने कहा नहीं था या उन्हें ये ड्यूटी किसी ने तफवीज नहीं की थी। ये ड्यूटी किसने लगानी होती है? ये आईजी मोटरवेज ने लगानी होती है, या आईजी पंजाब ने लगानी होती है, या वजीर आला अहकामात देते हैं? किसकी जिम्मेदारी थी ये बताना मोटरवे पुलिस को कि ये इलाका आपने पेट्रोल करना है? देखिए, ये अगर जिम्मेदारी देखी जाए तो ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती, क्योंकि पंजाब हुकूमत में मोटरवे नहीं आती, क्योंकि ये मोटरवे जो है, मोटरवे जो है ये वफाक का इदारा है। वफाक के इदारे ने मोटरवे पुलिस के साथ इसमें ताउन करना होता है, उन्होंने बताना होता है कि उनको कितनी नफरी चाहिए, फिर उसके बाद इसकी बनती है एक बाकायदा एक लिस्ट तैयार होती है कि कितने अफसरों को लगाया जाएगा, क्योंकि एक बीट में ये 50 अफसर होते हैं और उस बीट का एक इंचार्ज होता है। बीट इंचार्ज ने यहाँ पर पेट्रोलिंग करनी होती है, उसको गाड़ी दी जाती है, उसको अमला दिया जाता है, उन्होंने यहाँ पर जो है वो पेट्रोलिंग करनी होती है, और 130 जो उनका कंप्लेंट नंबर है, जब उस वहाँ पर कोई शिकायत आती है तो उसको बताया जाता है, उन्होंने फौरी मौके पर पहुँचना होता है, चाहे गाड़ी ख़राब हो या पेट्रोल ना हो। आप सामने वो देखें, वो सामने है करोल गाँव। मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि इस गाँव से ही वो मुलजिम आए हैं, वो डाकू हैं, क्योंकि इधर तो कुछ फेंस लगी हुई है ना, उधर तो बिल्कुल भी नहीं फेंस लगी हुई। वहाँ से ही क्रॉसिंग उन्होंने की है और वो क्रॉस करके इस जगह पे पहुँचे हैं। वहाँ से वो जो रोड है वो लाहौर की तरफ जाता है, और जिस जगह हम खड़े हैं जहाँ पे वाकया पेश है, ये रोड जो है ये यहाँ से सीधा इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। आईजी पंजाब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज, आप हमें जाए वक़्वा से अपडेट कर रहे हैं। गनी साहब फरमाइएगा कि इस वाक़े से मुताल्लिक आपको ज़ाहिर है अभी कल तक तो नहीं मालूम था क्योंकि यू हैड रिसेंटली टुक ओवर द चार्ज, लेकिन अब आई एम श्योर कि आपने इनफ डिटेल्स ले ली होंगी। क्या मालूम हो सका है आपको अभी तक इनिशियली? किसकी ड्यूटी थी, नहीं थी, बीट थी, नहीं थी? ये बड़ी कंफ्यूजन है अभी। ज़ाहिर है किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी ना यहाँ पे। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया है। मैंने जैसे ही चार्ज लिया उसी वक्त इस वाकये का भी मैंने नोटिस लिया। मैंने जो हमारे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है उनको बुलाया, उनसे बातचीत की, सीआईए वालों से बातचीत की, सीसीपीओ से भी बात हुई। रात 1:30 बजे तक मैं खुद इनके साथ इस पे लगा रहा, और जो ज्यादती हुई है हमारे बहन के साथ, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उसमें जो हमारी इस वक्त कोशिश है वो ये है कि हम मुल्जिमान तक पहुंचे, और बहुत अच्छा इसमें अभी तक काम हुआ है। हम उस जगह तक पहुंच पाए हैं, उस गांव तक जहां से मुल्जिमान निकले थे, और वहां पर हम प्रोफाइलिंग भी कर चुके हैं। हमारे पास इस वक्त कोई 70 के करीब मुल्जिमान इस वक्त प्रोफाइल में हैं, जिन पे हम एक एक पे काम कर रहे हैं। कोई 20 हमारी टीमें सीआईए की और लाहौर पुलिस की इस पे काम कर रही हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन खुद इसको लुक आफ्टर कर रहा है। चीफ मिनिस्टर पंजाब इस हद तक इस चीज पे परेशान थे कि रात आखिरी दफा 1:15 बजे मेरी और उनकी इस पे बात हुई है। वो खुद ये इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जल्द अज जल्द मुल्जिमान गिरफ्तार। अच्छा गनी साहब, ये जो 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं, उनके हवाले से बताएं, क्या ये सारे उस गांव को बिलोंग करते हैं, और क्या खातून से जब भी वो बेहतर हो तो क्या शनाख्त कराई जा सकती है, इस हालत में है, और क्या उन्होंने देखा था? ये इसकी भी बैकग्राउंड बता दीजिए। जी, उन्होंने देखा भी था, उन्होंने हमें एज ब्रैकेट और बाकी चीजें भी आइडेंटिफाई की है। हमारे पास एक बहुत अच्छा पीस ऑफ एविडेंस है। इस वक्त मैं टीवी पे उसको नहीं वो करना चाहूंगा बिकॉज दैट विल गिव ए लीड
द कल्प्रिट्स, लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छा लीड है जो हमें डेफिनेटली सीधा मुल्जिम तक पहुंचाएगा। और ये जो हमारे पास मुल्जिमान है, इसके अलावा भी हमने उस पूरे इलाके के जो वोटर्स लिस्ट है और जो नादरा का रिकॉर्ड है वो ले लिया है। उस एज ब्रैकेट के तमाम लोगों को भी आइडेंटिफाई किया है। कोई 70 के करीब ऐसे लोग हैं जिनका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको भी हम तमाम को एक एक को चेक कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह हमारे पास जो लीड है, हमारे पास जो बाकी चीजें हैं, अगर हमने इसमें जो वहाँ की जियो फेंसिंग है वो भी करा दी है, सो आज हमें उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। और आप फोरेंसिक से भी मदद ले रहे होंगे, डीएनए सैंपल भी आई एम श्योर आप लोग कलेक्ट कर रहे होंगे। खून के कुछ नमूने भी जाए वकुआ पर हमने देखा है मौजूद हैं ताहाल, एज इन जो धब्बे पड़े हुए हैं वहां पे। आप ये बताइएगा आईजी साहब, ये तो फॉलो अप है इस वाकये का, ये वाकया हुआ ही क्यों, इस बारे में क्या हम आपसे पूछें, क्या हम किसी और से पूछें? क्योंकि अगर तो मोटरवे है ये इलाका, ये तय है कि ये मोटरवे है, तो मोटरवे पुलिस को यहां तैनात होना चाहिए था। वजारत मवासिलात कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री यूजुअली तैनात करती है, वो पूरा एक यूनिट बनता है, बीट होती है, उसको अफसर एक पेट्रोल करता है। वो सारी जिम्मेदारी फिर किसकी है? यहां पर पेट्रोलिंग क्यों नहीं थी, ये सवाल भी आपने उठाया। देखिए, बात ये है कि अगर पंजाब में कहीं पर भी अटक से लेकर रहीम यार खान तक कोई वाकया होता है तो पंजाब पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। मैं कहीं पर भी अपने आप को और पंजाब पुलिस को इसे एक्सोनरेट नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरी जो फील्ड यूनिट्स हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर मोटरवे पे वाकया होता है, मोटरवे के पास वाकया होता है, वी आर रिस्पॉन्सिबल। हमारी जिम्मेदारी है अवाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हमारी जिम्मेदारी है क्राइम को प्रिवेंट करना, हमारी जिम्मेदारी है क्राइम को डिटेक्ट करना। सो मैं कहीं पर भी ये बोझ नहीं डालूंगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंशाल्लाह हम खुद मुल्जिमान तक पहुंचे। तो सर विच ऑल्सो मीन्स कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे होंगे कि किस तरह ये स्ट्रेच रह गया जिसपे कोई भी नहीं था, खास तौर पे जब कॉल भी की गई तो बता दिया गया कि सॉरी जी यहाँ कोई अवेलेबल नहीं है। डेफिनेटली, लेकिन अगर हम इस वक्त इसमें लग जाएं कि ये किसकी गलती थी तो हम मुल्जिमान की तरफ से साइड पे हो जाएंगे। हमारी ज्यादा इस वक्त कंसंट्रेशन ये है कि जहां पर भी हुआ है, जिसकी भी बीट थी, जिसकी भी गलती थी, वो उसके साथ तो हम जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी वो करेंगे। लेकिन हमारी इस वक्त प्रायोरिटी ये है कि जो जुल्म हुआ है उसमें जालिमों तक पहुंचा जाए, उनको कैसा। आप यकीन मानिए, आप पंजाब के आईजी हैं, आपने नई और बड़ी भारी जिम्मेदारी अब आपके कांधों पर है। हम यहाँ पर रोजाना इस शो पे हर चौथे दिन, हर 5वें दिन एक माइनर के साथ रेप का वाकया डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसे बाद में या तो कत्ल कर देते हैं या पत्थर मार के मार देते हैं या फिर जला देते हैं। दिस इज एवरी वीक, ये हमारा मुझे लगता है रूटीन बन चुका है। और हम दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम किधर रह रहे हैं, कि हम हर हफ्ते एक बच्चा, एक बच्ची, एक खातून के साथ, अब तो खातून का वाकया अब आया ना, ज्यादती का वाकया डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ आपने सोचा एज द हेड ऑफ पंजाब पुलिस के क्यों उन मुल्जिमान को वाकई सजा नहीं मिल पाती है? बहुत से छूट जाते हैं, फिर चंद साल बाद दोबारा इन्हीं कार्रवाइयों में मुलव्वस हो जाते हैं। देखिए, बात ये है कि मैं एज आईजी तो अभी चार्ज लिए, लेकिन मैं बड़े अरसे तक एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब रहा हूँ और इस पे हमने बहुत सोचा, इस पे हमने बहुत वर्किंग की। हमने कसूर को एज ए मॉडल डिस्ट्रिक्ट भी लिया, हमने वहाँ पे रिसोर्सेज भी सारे पंप इन किए, हमने जो मुल्जिमान पकड़े उनको सजाएं भी दिलवाई। आपको पता है कि फांसियों तक लोग पहुंचे, लेकिन एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली बच्चों के केस में, वो जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनरल पब्लिक की, उसको भी आगे आने की बड़ी जरूरत है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को, उसका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि वो उसको प्रिवेंट करने में हमारी मदद करे। क्योंकि हम डिटेक्शन, जैसे अभी भी आपने बात की थी कि डिटेक्शन तो ठीक है, लेकिन जो प्रिवेंशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों के साथ ज्यादती है उस पे जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसके हमें बहुत हेल्प सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जाहिर बात है हम हर बच्चे के साथ गनमैन तो नहीं दे सकते। और एक दफा ज्यादती हो जाए उसके बाद अगर मुल्जिम फांसी भी चढ़ जाए तो बच्चा वापस तो नहीं आता। बिल्कुल गनी साहब, वी आर इन एग्रीमेंट विद यू। और सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए, बिकॉज आपने अभी चार्ज लिया है बट यू हैव बीन ऑन इट, ये केसेस आपकी नजरों से भी गुजरे हैं सिंस जनवरी 2020। इस साल 7-8 महीने की अगर हम बात कर लें, 2100 रेप के केसेस हुए हैं पंजाब अलोन। ये वी आर जस्ट पॉइंटिंग इट आउट फॉर द रिकॉर्ड। गनी साहब, फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि खातून के जो 2 बच्चे साथ थे उनका क्या हाल है, क्योंकि वो भी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं। क्या दे आर फाइन? आर दे विद देयर फैमिली?
जी बिल्कुल, वो फैमिली के साथ हैं और वी आर लुकिंग आफ्टर देम। हमारी कोशिश है कि जितना भी विक्टिम सपोर्ट हम दे सकें वो सब हम प्रोवाइड करें, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो हम प्रोवाइड कर सकें। लेकिन सबसे अच्छा ये होगा कि जब हम इंशाल्लाह मुल्ज़िमान को पकड़ेंगे और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, तब उस खातून का और जो हमारी बहन है उनका और जो उनके बच्चे हैं उनका वो जो ट्रॉमा है वो कम हो सकेगा। खत्म तो नहीं हो सकेगा, कम हो सकेगा। सो हम इस वक्त वी आर टारगेटेड कि जी हम मुल्ज़िमान को पकड़ेंगे। चलें, अजीत पंजाब इनाम गनी हमारे साथ मौजूद थे। गुड लक सर इन्वेस्टिगेशन के लिए, और आप फॉलो अप लेते रहेंगे। कहने में इसको लगता है कोनिया मार मार कर, लेकिन इसका आई एम श्योर कोई टर्म भी होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैंने सोचा कोनिया मार मार के टर्म है। बट यू नो अभी रिकॉर्ड बनाया इतनी छोटी सी बच्ची ने, तो ये तो एक दूसरी बात है, लेकिन कितनी प्यारी लग रही है छोटी सी कोनिया मारते हुए। तो मुझे वो उसकी तस्वीर बड़ी क्यूट लग रही है। कोई बच्चा में कोनिया मारता हुआ नजर आए, सबसे पहले माँ बाप आंखें दिखाते हैं, क्या कर रहे हो, कोनिया मार रहे हो एक दूसरे को। हाँ, लेकिन मतलब ये क्यूटनेस तो हमें लग रही है। बच्ची मार्शल आर्ट्स की एक्सपर्ट है, तो लिहाजा बच्ची की बड़ी अचीवमेंट है जिसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब कुछ सियासी मामलात का तस्करा, इनफैक्ट मोर कानूनी मामलात का तस्करा। सरेंडर के मामले से पहले ही नवाज शरीफ की दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। वो खुद वापस आए या कोई और लाए, लगता है साबिक वज़ीर आज़म के सारे रास्ते जेल को ही अपेरेंटली जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून तो कह रही है कि वो हालात का मुकाबला करने को तैयार है, लेकिन शायद ये इतना आसान भी ना होगा। गुज़श्ता रोज़ एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। और उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ ने सरेंडर करने के अदालती हुक्मनामे पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है, और अदालत ने 1 सितंबर को उन्हें सरेंडर करने के लिए 9 रोज की मोहलत दी थी, जो कि कल खत्म हो गई। और इस वक्त मियां साहब के गिर्द कानूनी घेरा सख्त से सख्त होता जा रहा है। इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आज सीनियर तज्जियाकार और प्रोग्राम आपस की बात के मेज़बान मुनीब फारूक ने। मुनीब, सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दी गई जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ नहीं आए तो उनकी सेहत की एक रिपोर्ट ज़रूर आ गई है। क्या सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए यही बेहतर था? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है, अगर उनके नज़रिए से देखा जाए तो उनके लिए शायद यही बेहतर है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है या सपोर्टर है उसे पता है कि यहाँ पर जो इस वक्त का एनवायरनमेंट है वो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी हॉस्टाइल है, और जो बकौल मुस्लिम लीग नून के लीडरान के और वोटर्स के और या सपोर्टर्स के ये बड़ा रिग्ड किस्म का इंसाफ है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है वो टेंटेड हैं, दबाव है। तो लिहाजा मियां नवाज शरीफ को आजकल के हालात में नहीं वापस आना चाहिए, ये तो मुस्लिम लीग नून का वोटर समझता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो मुस्लिम लीग नून की एक सियासी पोजीशन है, एक कानूनी पोजीशन है। अब तक अदालत जो आज फैसला करेगी वो हम देखेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक तो उनकी कानूनी पोजीशन में भी कमज़ोरी है और मॉरल पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। बट एक ऐसा काम था जो वफाकी हुकूमत ने करना था वो इन्होंने नहीं किया, जो कि बॉन्ड में भी लिखा हुआ था। इन्होंने रिटन गारंटी मुस्लिम लीग नून ने दी हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि ब्रिटिश हाई कमीशन, जो माजरत चाहता हूँ, पाकिस्तानी हाई कमीशन इंग्लैंड के अंदर जाएगा और बाकायदा तौर पर वहाँ से लोग वेरीफाई करेंगे मियां नवाज शरीफ की जो मेडिकल कंडीशन है उसको, और फिजिशियन से बात करेंगे। गवर्नमेंट कुड हैव डन दैट पिछले 6-8 महीने में, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लिहाजा अब आज अदालत क्या फैसला करती है ये देखना। दिस इज अ पॉइंट टू पॉन्डर कि हुकूमत ने वो किया क्यों नहीं, जबकि एक बड़ा लंबा सा ऑप्शन भी था और उससे वेरिफिकेशन हो सकती है। अच्छा, अब मुनीब ये बताइए कि अब तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, यानी ये तो तय है कि मियां साहब जब भी पाकिस्तान आएंगे अपेरेंटली उन्हें शायद गिरफ्तार किया, शायद क्या जेल ही जाना पड़ेगा प्रॉब्ली। हालात यही रहते हैं, तो क्या वो कभी वापस आने का फैसला करेंगे भी? क्या अंदाजा है आपका? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए थे तो मुतअद्दिद बयानात आ रहे थे कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरफ से कि उनकी तबीयत ख़राब है, अलील हैं, क्रिटिकल हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो क्रिटिकल हैं। अब वहाँ जब गए और जो भी हालात पिछले 6-8 महीने के अंदर हुए हैं, मियां नवाज शरीफ मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि अब जिस तरह ये तोशाखाना रेफरेंस है इसमें भी उनका दायमी वारंट भी जारी हो गए, बल्कि अब वो उनकी जायदाद भी जब्त होगी और वो इश्तहारी भी करार दे दिए गए हैं। तो ये तो वाकई बात फैक्ट है कि वो आएंगे तो गिरफ्तार होंगे, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे, कम से कम मुस्तकबिल करीब में। और मियां नवाज शरीफ अगर बाहर मौजूद हैं तो किसी अंडरस्टैंडिंग या अरेंजमेंट के तहत मौजूद है, और वो अरेंजमेंट एग्जैक्टली क्या है
ये शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता भी है और शायद कुछ नहीं भी पता। मुनीफ फारूक, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक। कुछ पता भी और कुछ नहीं भी पता। नहीं, कुछ पता है सब। मियां नवाज शरीफ अगर मौजूद हैं बाहर तो यकीनन कुछ अरेंजमेंट के तहत मौजूद हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और मामला, एक और आईजी पंजाब की तब्दीली के बाद सवाल फिर वही हो रहा है कि क्या पंजाब में गवर्नेंस ठीक हो रही है या फिर नहीं हो रही है? क्या तमाम आईजी ही गलत थे? क्या वही कॉम्पिटेंट नहीं थे या फिर मे बी उनसे कोई काम ले ही नहीं पा रहा है? एक बार भी फिर ये सवाल एक वफाकी वजीर ने उठाया और वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का कहना है कि पंजाब में गवर्नेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर इजलास बुलाएं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और उनकी टीम की परफॉर्मेंस पर फवाद चौधरी भी अपनी राय से कौम को आगाह रखते रहे और शेख रशीद भी अपने ख्यालात का इजहार करते रहे। सो सभी को पता है, पैरेंटली एक्सेप्ट वज़ीर आज़म। पंजाब में लोगों ने कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। पंजाब में लोगों की रिजर्वेशन है, मुझे खुद रिजर्वेशन है। पंजाब में वाकई अमन व अमान का मसला है, महंगाई का मसला है, प्राइसेस पे लोगों ने लूट डाली हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बुज़दार की नाकामी नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है अब वो सीख गया, ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि पंजाब हुकूमत को इस तजिए का पता नहीं है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाज़ुल हसन चौहान तो बड़ा खुलकर जवाब भी देते रहे हैं। अरे ये तो बड़े इंकशाफात किए हैं फयाज साहब ने कि फवाद चौधरी साहब के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अच्छा, आगे इन्होंने कोई MRI कराया था उनका या CT स्कैन वगैरह? नहीं, इन्होंने किया था उनका MRI। खुद ही मेरा ख्याल है इन्होंने एक्सरे किया है। कोई बुज़दार साहब खुद भी इन सवालात से वाकिफ हैं, लेकिन इनके पास इसका जवाब क्या है ये भी सुन लीजिए। हम बैठे हैं जी, अपना परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी है हम इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। जो इस तरह की बातें करते हैं वो इस सूबे को, इस मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह जिस स्पीड के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं वो हों। असल प्रॉब्लम यही है उनको। अब अगर मैं कहूँ कि आपसे पूछ पाऊँ कि क्या उस्मान बुज़दार एक फुल ट्रेंड वज़ीर आला है? मैं कहता हूँ कि इंसान हमेशा कुछ सीखता रहता है, कब्र तक आदमी सीखता रहता है। तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए हर किसी को। तो ये निज़ाम कुदरत है। सही है। तो इस तरह की बातें हकीकत नहीं है। मैंने पहली दफा फुल ट्रेंड वज़ीर, मतलब ट्रेंड क्या होता है, मतलब कैसे कोई ट्रेनिंग करके आएगा? अच्छा, वैसे मैंने इन्हें इस तरह से बोलते हुए पहली दफा देखा है, आपको पता है? मेरा इंटरव्यू शायद मिस हो गया था, लेकिन मुझे बड़ा हैरानी हुई कि इस तरह बोलते भी हैं। अच्छा, खैर, बॉटम लाइन ये है कि पंजाब में गवर्नेंस के मसाइल का हल अगर वज़ीर आला की तब्दीली है तो वफाकी वुज़रा कुछ भी कहें, वज़ीर आज़म हमेशा अपने वसीम अकरम प्लस के पीछे खड़े नजर आते हैं। और फिर भी वुज़रा अगर मुतमईन नहीं है तो वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि कोई तो बात होगी। और मुझे हमेशा जब आप ये टर्म इस्तेमाल करती है ना, मुझे लगता है कि वसीम अकरम साहब को बहुत खुश नहीं होते होंगे इस टर्म से। पूछ लेंगे नेक्स्ट टाइम हम वसीम अकरम साहब हमारे शो पे होंगे, वी विल आस्क हिम हाउ ही फील्स अबाउट इट। अच्छा जी, ये तो हो गया पंजाब का मामला, लेकिन कराची में क्या चल रहा है माशाल्लाह। वैसे आप लोग अगर नहीं आए ना कराची 2-4 महीनों से तो अब आए। और मेरा एक दोस्त है जो कि चंद साल बाद दुबई में जॉब करता था, कराची शिफ्ट हुआ है। नहीं, मैंने उससे समझाया था, लेकिन वो आया। आप यकीन मानिए कि ही वाज अबाउट टू क्राई, तकरीबन रोने वाला था। कहता यार जिस हालत में 6 साल पहले छोड़ के गया था ना, उससे बुरा हो गया है, उससे बुरा हशर हो चुका है अब शहर। अच्छा, ये बाय द वे बात यही वाली एग्जैक्टली बात आयशा उमर हमारी बहुत सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस है, उन्होंने भी ये बात लिखी थी कुछ अरसा पहले अपने इंस्टाग्राम या ट्विटर पे कि उनकी वालदा 12-13 साल बाद कराची आई और वो शौक में चली गई थी कि कराची का हाल क्या हो गया। तो जो कराची से मोहब्बत करते हैं ना, वो ये फील करते हैं कि कोई ऑब्वियसली किसी को कोई नहीं लेना देना तो कहेगा भी भाड़ में जाए, जो होना है। और कराची पैकेज पर so strongly, जी, तो then you feel bad about it। कराची पैकेज पर सियासी बयानबाजी का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा है। एक्चुअली अब तो कुछ काम भी नहीं हुआ, मगर क्रेडिट लेने की फिक्र सभी को लग गई है। अंदाजा लगाइए माशाल्लाह, शहर के बुनियादी इदारे तबाह हो चुके हैं, इन्हें कैसे फाल बनाना है इस पर कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस दिन से कराची पैकेज का ऐलान किया है, उसी दिन से PTI और पीपल्स पार्टी में क्रेडिट लेने की जंग छिड़ गई है। इब्तिदा बिलावल ने की और अब रोज इनकी पार्टी रहनुमा वही राग अलापते हैं। सुनिए क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि हम तो सिंध को 300 रुपया अनाए देंगे। एक तो शर्म होना चाहिए उनको। अवाम हमारे डूब रहे हैं, किसान का फसल तबाह है, 2.5 मिलियन डिस्प्लेस है और वफाक जो
हमारा गैस से, हमारा रेवेन्यू से चलता है, कह रहा है कि 300 रुपया भी नहीं देगा। ये दोगला निज़ाम बंद होना चाहिए। जैसे पता नहीं ये क्या समझते हैं कि किसके पैसे हैं, इस मुल्क के अवाम के पैसे हैं, पूरे पाकिस्तान से पैसा जमा होके इस्लामाबाद चलता है और उनका जिम्मेदारी है कि मुश्किल में वो साथ दे। तहरीक इंसाफ ने भी फौरन ही स्कोर बराबर किया, बिलावल को जवाब दिया असद उमर ने और फिर तांता बंद किया। सुन ले। ये होते ना करंदियां करना। जब आप काम नहीं करना चाहते ना तो आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दे। लेकिन सर भाई मैं मान गया 750 अरब है उनका, शुरू करो कल से यार। कराची इंतजार कर रहा है भाईजान। ये सियासत जो है ना ये नहीं चलेगी अब और कि आप सैलाब ज़दगान का हार तक नहीं छोड़ते, आप गोदामों में गंदम नहीं छोड़ते, आप चीनी की सब्सिडी नहीं छोड़ते, आप अस्पतालों की दवाई नहीं छोड़ते, इवन के कचरे को और कराची में पानी को भी आपने करप्शन की नज़र बना दिया है। फेक अकाउंट्स में चला जाता है ये सारा पैसा। खुदा के लिए अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क की इशूज़ के ऊपर सियासत ना करें। इन 12 सालों के अंदर 800 अरब तो छोड़ो, 80 अरब रुपए आपने क्यों नहीं अनाउंस किए? अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब कराची में आए, आप सबको बिठाया, तो अब आपने सियासत शुरू कर दी है। रोज़ 2-4 रहनुमा आते हैं और कहते हैं कि हम क्रेडिट नहीं लेना चाहते और फिर उसी सांस में सारा क्रेडिट भी खुद ले लेते हैं। शहर का हाल ये है कि नए एडमिनिस्ट्रेटर पुराने कमिश्नर रह चुके हैं मगर सवालों का सामना नहीं कर सके और माशाल्लाह पुराने कमिश्नर रह के कौन से झंडे गाड़े थे उन्होंने जब उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर लग गए हैं वो। मेरे ख्याल में मैं यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए आया था, लेकिन क्या बात हुई? आप स्टेटमेंट देने क्यों आए? आप स्टेटमेंट के लिए थोड़ी आए हम आपके। स्टेटमेंट देने आपको बताया कि शहर कायद में अगर वैसे एडमिनिस्ट्रेटर आप कभी कराची की सड़कों पे आ जाए ना तो शायद इससे ज्यादा लोग आपको घेरा कर लें। हाँ, तो हेली से तो नहीं जाते होंगे ना, सड़कों से ही गुजरते मतलब है आवाम में बीच में आके खड़े हों जरा। अच्छा जी, आपको ये भी बता दें साथ साथ कि शहर कायद में बुनियादी इदारे तबाह हो चुके हैं और उन्हें काम के काबिल कैसे बनाना है इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन क्या कीजिए, बड़ी जमातों को सियासी लड़ाई ही से फुर्सत नहीं मिल रही, क्योंकि जब भी हम आपको कोई क्लिप्स वगैरह दिखाते हैं कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो रहा होता, उसमें या तो अपने आप को क्लियर कर रहे होते हैं, दूसरे पे इल्जाम लगाया जा रहा होता है, बातें एंड में सारी यही होती हैं। अभी हमें और शहर में माशाल्लाह अभी तक किसी ने एक ईंट भी उधर से उठा के नहीं रखी होगी। अभी तो मतलब कि ऑनेस्टली जब कोई चीज़ इतनी बड़ी तबाही आ जाए ना तो बंदा शौक में चला जाता है, तो अभी तक शौक में बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत काम हो रहा है, हमें दरअसल हमें गम और गुस्सा थोड़ा सा होता है कि ज़्यादा वॉर फुटिंग पे काम क्यों नहीं हो रहा, फौरी काम क्यों नहीं हो रहा। अदरवाइज अगर आप देखते रहें कुछ ट्वीट्स वगैरह आ जाती हैं कि कहीं की बत्तियां लाइट्स जो हैं स्ट्रीट लाइट्स वो ठीक कर दी, कहीं से पानी ड्रेन कर दिया। मतलब ये जो फ्लड्स के बाद की तबाही नहीं, सुनो ना, ये फ्लड्स के बाद की तबाही के इफेक्ट्स बता रहे हैं, लेकिन जो काम सालों से होना चाहिए था, दहाइयों से होना चाहिए था, वो नहीं। हाल ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले जाते हैं जब उनसे सवाल करते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई वज़ीर शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। शैला साहिबा, सिंध हुकूमत को वफाक से बड़ी शिकायतें हैं, वफाक को हुकूमत से बड़ी शिकायतें। माशाल्लाह आपसे नहीं, कोरोना के दिनों से मामला चल रहा है, उस पर भी माशाल्लाह आप लोग लड़ते थे आपस में एक दूसरे से। ये तो 2-4 दिन में सबने देख लिया, इस पैकेज के बाद दोबारा से इस्टेब्लिश हो गई बात। अब खदशा ये है कि ऐसे बयानबाजी चलती रही तो कराची पैकेज पर काम तो नहीं हो सकेगा। क्या कम से कम पीपल्स पार्टी दरगुजर से काम ले और अब फोकस करें कि हाँ जी वो जो मर्जी कहते रहे, हमने तो काम करना है बस। आप जो है कह रहे हैं हम दरगुजर करें, हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि इसमें आपका काम ही नहीं है। इसमें जो है वफाकी हुकूमत गारंटर होती है, लेकिन जिससे हम मुआहिदा कर रहे हैं उसको पैसे हम नहीं देने, वो हमारे साथ मायदे पे मायदे किए जा रहे हैं और आप हम पे जो है वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे काम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या वो अंधे हैं वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक वाले? आप ये कह रहे हैं असद उमर साहब, शर्म आनी चाहिए कि अगर हमने ये काम पूरा नहीं किया तो जूते पड़ेंगे। कौन हमें जूते मारेगा? हम इलेक्टेड लोग हैं, हम पे दुनिया ट्रस्ट कर रही है। यूरोपीय यूनियन जो है वो सिंध में 2010 में एक कंद कोट और कंबर शहदाद कोट में आया था। आज सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उनका यूनियन काउंसिल बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम चल रहा है, तो वो हम पे
चले शैला साहब, आपने जो समझाना था वो समझा दिया, लेकिन इस बात का भी जवाब दे दें कि असद उमर फॉर इंस्टेंस उन्होंने ये तक कह दिया है कि वो ये मानने को तैयार हैं कि 1100 अरब में सिंध हुकूमत के 750 अरब हैं, मान गए वो, लेकिन सिंध हुकूमत कराची पैकेज पर काम तो शुरू करे, which actually is not such an unreasonable demand. काम शुरू करें, फिर किसी प्रोजेक्ट पर फौरी काम शुरू करवा देंगे तो बाकी सारे खामोश हो ही जाएंगे ना, तो आप लोगों को खामोश कर दें इस तरह। जी, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हमारा मंसूबा है जिसको हम कहते हैं नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसकी एक मिसाल हमने 14 अगस्त को पीपल्स स्क्वायर किया है और ये हमारी कामयाबी है, बड़े महदूद वक्त में हुआ। इससे पहले हमने 7 मेगा प्रोजेक्ट्स भी किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड में, जो सबने देखे, जिसमें मंजिल पंप और दूसरे हैं। अब जाहिर है कि एक डिज़ास्टर आया। दूसरा जो हमारा है, जिसको मैंने कहा कि 33.600 मिलियन रुपए की लागत से शुरू हो गया है, ये कॉम्पिटिटिव एंड लायबल सिटी का प्रोजेक्ट है, ये मैंने पहले भी बताया। इसके अलावा 50 MGD का म्यूनसिपल वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट है, जो कि ये अपनी नौइयत का पहला मंसूबा होगा जो सनती जो सेवरेज का पानी है उसको ट्रीट करके दोबारा सनत के इस्तेमाल में शुमार होगा। तो आप हमें क्या बता रहे हैं? आप कहें तो मैं सारे मंसूबे बता दूं जिस पे काम हो रहा है। क्या एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक पागल हैं? पता है क्या, जब हम शहर की हालत देखते हैं और आपके ये फिंगर टिप्स पे गिनवाए हुए प्रोजेक्ट्स देखते हैं ना, प्रोजेक्ट मतलब वो एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है और जो असल प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड ब्यूटी तो बाद में। There's no drinking water, there's no way for the sewage line water। शैला रज़ा साहिबा, सिंध हुकूमत के सामने एक और चैलेंज बल्दियाती इंतखाबात का भी है। दुनिया भर में ये काम बल्दियाती हुकूमतों का होता है जो हम बाकी सबसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पुराने निज़ाम के तहत ही इंतखाबात कराए तो बड़ा इम्कान है कि दीगर जमातों को ये कबूल ना हो। तो क्या उनकी बात सुनकर कोई और रास्ता निकाला जा सकता है? अच्छा, पहली बात तो ये कि जितना उनको इख्तियारात दिए थे वो भी नहीं कर सके, सुप्रीम कोर्ट से इसकी बात की जा रही है। दूसरी बात ये कि हम भी इस एक्ट से मुतमईन नहीं हैं और हम भी, हमारे CM साहब ने ऐलान किया है और कैबिनेट में इसको डिस्कस किया है कि हम तमाम पार्टीज़ की मशावरत से एक अच्छा एक्ट बनाएंगे। बाकी हमारे लिए चैलेंज नहीं है, हमारी हुकूमत थी लेकिन हमने इंतखाबात कराए और 6 में से 4 ZMCs कराची की जो हैं उसमें PTI और MQM की जो है लोकल गवर्नमेंट की हुकूमत थी और उन्हीं के मेयर साहब थे। मेयर साहब जेल में थे लेकिन वो जीते। तो हमारा मसला ये नहीं है कि हम इस पर पाबंदी करें। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा हमसे बात करने का। फातिमा, पहले तो बताओ ये स्टाइल, ये क्या वेरी कूल। ये जब रिकॉर्ड होल्डर बन जाते हैं तो उनको इजाजत होती है सनग्लासेस पहनने की? मुझे सनग्लासेस पहनने का वैसे ही बहुत शौक। मुझे भी वेरी नाइस है कि अभी उतार दो, क्या क्या हम आपकी आंखें भी देखें ना, आपसे हमने बातें करनी है। अच्छा जल्दी से बताओ। तो कूल लग रही थी फातिमा। हाँ बट मतलब अभी हम बातें कर लें, हम वापस फिरा देंगे, डोंट यू वरी। मुझे भी बड़ी कूल लग रही थी। फातिमा, किसका आइडिया था ये कि रैकेट बनाएं? आपके फादर ने हमें बताया कि वैसे ही आप बड़ी स्पोर्टी हैं और इससे भी छोटी उम्र से आप स्पोर्ट्स तो कर रही हैं, लेकिन इस रैकेट के हवाले से बताओ कि ये कैसे सोचा? फादर ने बताया था? ये पापा ने बताया था। पहले पापा ने मुझे प्रैक्टिस कराई। मुझे नहीं पता था कि रिकॉर्ड की पापा प्रैक्टिस करा रहे हैं। मैं प्रैक्टिस ही समझ कर प्रैक्टिस कर रही थी। तो फिर पापा ने, जब मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, 2 मंथ्स कम से कम मैंने किए थे, तो फिर 2 मंथ्स में मेरी परफेक्ट हो गई थी। तो फिर पापा ने बताया कि मैं चाहता हूँ कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ। नहीं तो ये रूटीन की बात है कि तो बस एक दिन कोनिया मारे जा रहे हैं, एक दिन घुटना मार रहे हैं, एक दिन पंचेस मार रहे हैं। ये कब से चल रहा है सिलसिला? कुछ याद है? बचपन से ही? बिल्कुल। अभी तो वैसे बचपन, जब मैं 3 इयर्स की थी तो मैंने ये मार्शल आर्ट शुरू की थी, लेकिन जो पापा ने सही से प्रैक्टिस कराई थी वो 5 इयर्स में थी। तो ये तो आप बड़ी खतरनाक भी साबित हो सकती हैं स्कूल में दीगर बच्चों के लिए और गली में दूसरे बच्चों के लिए, कि कभी किसी ने कोई शरारत की तो पता है जी फातिमा तो मार्शल आर्ट्स जानती है। गली में पहली बात मैं खेलती हूँ नहीं, घर में खेलती हूँ। क्लब में जैसे आप जहाँ प्रैक्टिस करती हैं वहाँ पे कोई पंगा शंगा? मैं नहीं मारती। पंगा शंगा क्या बच्चे को पंगा? हम नहीं ऐसी बातें कर रहे। स्कूल में भी कोई नहीं लड़ाई हुई किसी से? ये तो सबसे अच्छी बात है ना। हाँ, कोई आपसे डर के भी कोई लड़ाई नहीं करेगा वैसे तो। अच्छा एक बात जो कि बहुत से लोग देख रहे हैं, और फातिमा 7 साल की है बाय द वे, तो बचपन इनका था जब वो 3 साल की थी, तो बचपन से ये कर रही है। तो फातिमा, ये बड़ा
मतलब वो काम ये है कि जो कि थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है ना, मतलब दिल चाहता है आपका कि कोई टीवी देखे इंसान या कोई और गेम्स हो, तो आपको और भी चीज़ों का शौक है या फिर स्पोर्ट्स ही आपकी चीज़ है? मुझे स्पोर्ट में ही मजा आता है ज़्यादातर। तो और कोई दीगर ये मार्शल आर्ट से स्पेसिफिक या फिर क्रिकेट या फुटबॉल इस तरह की चीजें भी पसंद है? रैप करने का बहुत शौक है, मुझे सॉन्ग बनाने का कुछ शौक है। मैं रैप खुद से बनाती हूँ। तो कुछ कोई बनाया है? कुछ सुनाओगी? मैंने कल ही न्यू बनाया है। अभी सुना दो, क्या ख्याल है? भाई राशिद साहब, सॉरी हमने आपसे भी गप्पे लगानी थी, लेकिन हमें कंपेनियन मिल गया बातें करने के लिए, तो आपसे हम चलो थोड़ी सी इजाजत लेंगे। ऐसा करते हैं, टाइम देते हैं कि वो अपना रैप जरा प्रैक्टिस कर ले। तो और ये ऑरेंज हनी प्रैक्टिस है, रेडी हो? मैं आपको बना लूंगी। सुना, रेडी हो? चलो सुनाओ भाई। चलो ठीक है, रेडी हो तो फिर रेडी हो। हाँ स्टार्ट है। कल जो नफरतें, कल जो गालियाँ, आज जो तारीफें, आज जो तालियाँ, मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया, पा लिया। Awesome, nice. अच्छा जी, हम तो रैकेट होल्डर के तौर पे हमने इनको इनवाइट किया, तो ये तो बड़ी एस्पायरिंग रैपर भी निकली, आर्टिस्ट तो है, ये तो आर्टिस्ट है डेफिनेटली। राशिद साहब, क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह, बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल ही हम पहले तो चेक कर रहे हैं। तो आप तो सिर्फ सजेस्ट ही करते होंगे कि बेटा ये करना है, तो ये तो आपसे ज़्यादा ईगर होती होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये इनको रैप का बड़ा शौक भी है, और मार्शल आर्ट का तो लाजिम आता है कि मुझे देखकर ही इनको शौक ऑलरेडी है। ये चाहती हैं कि मेरी तरह ही रिकॉर्ड्स वगैरह भी बनाएं। आपके माशाल्लाह से कितने 50 से ज़ायद रिकॉर्ड? मेरे 60 रिकॉर्ड्स हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और इसके अलावा मेरे 9 स्टूडेंट हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और फातिमा मेरी बेटी हैं, और ये 10वीं मेरी स्टूडेंट हैं जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर माशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल जो मैं ना शुरू से, जब मुझे पाकिस्तान में कोई कहता है ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी ने बनाया, मुझे समझ नहीं आता कि क्या गिनीज वाले यहाँ आते हैं नहीं आते, क्योंकि हमने सबने बचपन में वो शो देखा ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का, तो लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है कि गिनीज रिकॉर्ड कैसे बनता है या रजिस्टर कैसे होता है, थोड़ा सा प्रोसेस बताएं। देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो प्रोसेस है ना, अगर आप एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट जो रिकॉर्ड होता है वो तकरीबन 1 साल के करीब कुछ अरसा लग जाता है, क्योंकि जब आप पहले एप्लीकेशन लिखते हैं गिनीज को, पहले तो आप सोचेंगे, आप रिसर्च करेंगे, आप अपनी एबिलिटी को फाउंड करेंगे कि भाई मेरी ये एबिलिटी है, उसके बाद फिर आप गिनीज के अंदर उसको सर्च करके फिर आप गिनीज में अप्लाई करते हैं, तो वो तकरीबन 3 to 4 मंथ्स का पीरियड होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी एप्लीकेशन मंजूर होने में लगता है। उसके बाद फिर वो जब आपको SOPs भेजते हैं, फिर आप उसके मुताबिक जो है वो अपनी शराइत भेजते हैं, फिर उसके मुताबिक आप उस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फातिमा का जो रिकॉर्ड था, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि फातिमा अपनी वीडियो के अंदर सिर्फ एल्बो टिप मार रही है, अगर वो इतना हिस्सा अगर एल्बो का 3 या 2 इंचेस का अगर अपना वो मारती हैं, अगर या 4 इंचेस तक अगर मारे तो रिकॉर्ड डिस्क्वालीफाई हो जाता। अच्छा। तो इसी तरीके से फिर वो कैमरा उसके अंदर क्या जजेस होंगे, इसमें रीटेक्स होते हैं या फिर एक ही? नहीं, पॉज कहीं पे भी नहीं आता है वीडियो के अंदर ना, वीडियो के अंदर पॉज आता है, पूरा जो एक माहौल होता है वो आपको करना होता है, मुख्तलिफ एंगल से कवर करना होता है, फिर उनके कुछ फॉर्म्स वगैरह होते हैं जो डिफरेंट उनके जो क्राइटेरियाज होते हैं उनको फिल करके मतलब उनकी अपनी प्रेजेंस को यहाँ अगर उनकी प्रेजेंस अगर आप चाहते हैं तो वो $12,000 US डॉलर जो है उनकी प्राइस होती है एक रिकॉर्ड। वो जाहिर है कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता अनलेस उनकी गवर्नमेंट की जबरदस्ती ना हो। इसका फिर फायदा ये होता है कि रिकॉर्ड जो है वो 3 डेज के अंदर अंदर जो है अप्रूव हो जाता है। लेकिन अच्छा राशिद साहब, ऑब्वियसली अब जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता है वो, और रिकॉर्ड हर साल कोई ना कोई रिकॉर्ड बनते ही चले जाते हैं, आपने रिसर्च की होगी कि फातिमा किस रिकॉर्ड को करने के काबिल है, ये आपकी अपनी रिसर्च ऑलरेडी होगी ना, क्योंकि इतने 1000 किस्म की कैटेगरीज हैं। और उसके बाद क्या ये खास तौर पे एक शौक होता है कि इंडिया के रिकॉर्ड्स किसने बनाए हुए हैं, तो हमारा बच्चा जाके वो ब्रेक करे? देखिए, मैं असल में जो है फातिमा के लिए जब रिसर्च मैंने करना शुरू की तो ये अनफॉर्चुनेटली एकदम कोविड के बाद जब हमने प्रैक्टिस शुरू की, क्योंकि कोविड में क्लब भी, मेरी एकेडमी भी बंद थी, तो मेरे ध्यान में आया कि यार इसको प्रैक्टिस कराते हैं, तो उसको मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा दे रहा था। तो रिसर्च उसी दौरान में मैं रिसर्च भी पहले से ही करता था कि यार कभी फातिमा को अगर मौका मिला तो कराऊंगा। तो जब कोविड के अंदर बेसिकली मैंने इसको प्रैक्टिस कराई तो इसका टैलेंट सही मानों में जो मुझे इसका टैलेंट समझ में आया वो कोविड के अंदर ही आया, क्योंकि इसको भरपूर टाइम मिला और स्टूडेंट थे नहीं, मैं और फातिमा होते थे घर पे सारा दिन।
तो उसके बाद फिर मैंने इसको जो है ना इसके लिए रिकॉर्ड मतलब आपकी बच्ची की क्वालिटीज, एक तो ऑब्वियसली बड़ा पेशेंस भी चाहिए कि लगे हुए हैं इसी काम पे, वेयरएज अभी हम बात कर रहे थे कि लॉकडाउन में लोगों ने सिर्फ वेट पुट ऑन किया और किया क्या है। नेचुरल एबिलिटी भी तो होती है ना, बच्चे को डिसिप्लिन करना ये भी एक बड़ी बात है। मतलब आज तो पढ़ाई के लिए नहीं घंटा बैठते, लेट अलोन के है ही डिसिप्लिन का है ही गेम। अच्छा फातिमा, पढ़ने पे भी दिल लगता है या फिर ज्यादातर दिल चाहता है कि बस मार्शल आर्ट्स करती रहूं और यही काम करूं? पढ़ाई में भी दिल लगता है। वंडरफुल। और इतना माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया है? ये कॉन्फिडेंटली मैंने बहुत सारे बच्चों को टीवी के ऊपर बैठ के बात करते हुए नहीं देखा, तो ये मामा की तरफ से आया कॉन्फिडेंस या पापा ने जरा ज्यादा सपोर्ट किया? पापा को देखती थी मैं टीवी पे, मैं पापा प्रोग्राम में जा रहे होते थे तब मुझे उनको देख के आ गया। तो बस आपने सोचा कि मैंने भी पापा जैसा बनना है, कुछ रिकॉर्ड बनाने और टीवी पे भी आना है। उम्र में अगर रिकॉर्ड बना लिया तो आगे अभी से कॉन्फिडेंट हो जाए ना, बहुत सी बातें करनी है। जल्दी से बता दो कि आगे क्या करना है, कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक करना है? अभी मैं पापा सोचेंगे कि मुझे अभी कौन सा करना है। मैं अभी तो फिलहाल मेरे इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, पापा को भी। अच्छा, ये ऑरेंज बेल्ट ये तीसरी बेल्ट होती है या चौथी होती है? ये थर्ड बेल्ट है। तो इसके बाद फिर क्या होता है? फिर ब्लू होती है, फिर ग्रीन होती है और फिर ब्लैक। तो मेरा ख्याल है आपने तो अगले 1-2 साल में सारी बेल्टें कंप्लीट कर लेनी है। हाँ, हमें ऐसा शक है, हमें लग रहा है कि इस किस्म का होना है। और अब्दुल्ला आपको तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एक छोटा सा बेबी है हुसैन, मैं आपके पास भेज दूंगा। पापा तो जरा हार्ड ट्रेनिंग कराएंगे, आप उसे ट्रेनिंग कराइएगा, ठीक है? मुझे भी इतनी कुछ नहीं आती। कोई बात नहीं, आप उसे तो कराइए। मुझे सिखाते हैं, पापा ही सिखाते हैं। पापा को 70 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, तो मुझे किसी से जरूरत भी नहीं होती किसी से सीखने की। ब्यूटीफुल भाई, बहुत ही प्यारी बच्ची और क्या जबरदस्त डेडिकेशन है। और ये हम कहते हैं कि बच्चों को अच्छी जगह लगाओ तो देयर इज नो रीजन कि वो कमाल नहीं करेंगे। और कभी कभार लोग जो है वो बिफर जाते हैं ना कि हम बच्चों को किस तरह आरे लगाएं। दीज आर द थिंग्स। एक और मामला जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं आपको, मुरीद अब्बास, एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का मामला है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केस के अहम मुलजिम आदिल जमान की जमानत पर रिहाई खारिज कर दी और अदालत का मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म भी सामने आया, जेल भेजने का हुक्म भी सामने आया। लेकिन मुलजिम आदिल जमान सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त जमानत खारिज होने पर फरार हो गया। तालियां बजाई जाएं, सुभान अल्लाह कहा जाए इस पे। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जमानत का इसका हुक्म आया था, जिसे चैलेंज किया गया था मकतूला की बेवा की तरफ से। ये तमाम मामला है, आप खुद सोचिए। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे और आप अपना ख्याल रखें, मास्क पहने बाहर जाते हुए। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो।